भाई लोग, स्वागत है तुम्हारा एज ऑफ ट्री की एक और धमाकेदार वीडियो में। एज यूजुअल, अगर तुमने इसका पुराना वाला पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लेना। तो दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने देखा था कि काफी कोशिशों के बाद आखिरकार हमारा डार्क किंग हमेशा के लिए जा चुका था। मरने के बाद उसे अपनी सबसे प्यारी लिंगिंग का साथ मिला, जहां दोनों अपने दिल की हर वो बात कर रहे थे जो शायद जिंदगी में अधूरी रह गई थी। दूसरी तरफ एंशिएंट ट्री ने डार्क किंग का कोर अब्सॉर्ब कर लिया था। वो जंग अब थमी थी और जो मॉन्स्टर्स बच गए थे वो अपनी जान बचाकर वहां से दुम दबाकर भाग निकला था। इस वॉर में बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था, लेकिन एक लंबे वक्त के बाद दुनिया में वापस शांति लौट रही थी। हमारा एंशिएंट ट्री अब अपने असली रूप में वापस आ चुका था और उसके नीचे उसके सारे साथी मौजूद थे। वहां शाओलिन एंशिएंट ट्री को पूरी सिचुएशन की रिपोर्ट दे रहा था और इसी बीच एंशिएंट ट्री ने खुशी से शाओलिन को एसेंस ऑफ लाइफ की 2 बॉटल्स अपने सबऑर्डिनेट को हील करने के लिए दी थी। लेकिन वहां अचानक एक एक करके सारे गार्डियंस हाजिर होने लगे और दोस्तों, इसी सस्पेंसफुल मोड पर हमारा पिछला पार्ट खत्म हुआ था। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। ऑस्ट्रेलिया की उस वीरान और बंजर जमीन पर एंशिएंट ट्री ने अपना विशाल तना मजबूती से जमा लिया था। जहां पहले सिर्फ धूल और सूखा था, वहां अब एंशिएंट फॉरेस्ट डिसेंट स्किल की वजह से एक घना और प्राचीन जंगल लहलहा रहा था। एंशिएंट ट्री और शाओलिन 3 खास मेहमानों की मेजबानी कर रहे थे। एंशिएंट रेस के वो ताकतवर योद्धा। जैसे ही शाओलिन ने उस सफेद हाथी को देखा, उसने बड़े प्यार से पुकारा, नन्हे हाथी। सफेद हाथी ने शाओलिन की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, हम आज यहां एंशिएंट ट्री से विदा लेने आए हैं। पिछली जंग में ये तीनों लगभग मौत के मुंह से वापस आए थे। हकीकत तो ये थी कि ड्रैगन किंग और सी हॉर्स किंग को डार्क किंग ने खुद में संभाल लिया था, लेकिन भाई उन्होंने उस मौके का फायदा उठाकर अंदर से डार्क किंग के सिस्टम को तबाह करना शुरू कर दिया था, जिससे एंशिएंट ट्री की जीत और भी आसान हो गई थी। एंशिएंट ट्री ने शक भरी नजरों से सफेद हाथी को देखा और पूछा, इतनी जल्दी जा रहे हो? क्या तुम्हारे जख्म पूरी तरह भर चुके हैं? सी हॉर्स किंग थोड़ा हिचकिचाया और फिर बड़े एहसानमंद अंदाज में शुक्रिया अदा किया। आखिर ये एंशिएंट ट्री ही था जिसने हजारों सालों से चली आ रही इस जंग को खत्म किया था। तभी ड्रैगन किंग की आवाज गूंजी, जिसमें एक अजीब सा सुकून था। अब से हमारी आने वाली नस्लों को ये भारी बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। इसका मतलब था कि पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा वो युद्ध का सिलसिला अब हमेशा के लिए खत्म हो गया था। अब वे आजाद थे। एंशिएंट ट्री ने खामोशी से सब सुना और फिर एक बड़ा सवाल किया, तो अब आगे क्या करने का इरादा है? क्यों ना तुम मेरे मिस्टी माउंटेन में ही रुक जाओ? ड्रैगन किंग कुछ पल के लिए खामोश हो गया, जैसे वो इस बात पर गौर कर रहा हो कि एंशिएंट ट्री उन्हें अपनी फौज में शामिल करना चाहता है। लेकिन आखिरकार उसने बड़े अदब से इस ऑफर को ठुकरा दिया। शायद हम वापस स्काई माउंटेन में ही रुकना पसंद करेंगे। आपकी इस दरिया दिली के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंशिएंट ट्री में उन पर कोई दबाव नहीं डाला। वो जानता था कि एंशिएंट रेस के ये जीव इस दुनिया की मोहमाया से ऊपर उठ चुके हैं और अब किसी और झमेले में नहीं फंसना चाहते। उसने उन्हें रुखसत किया और देखते ही देखते ड्रैगन किंग और सी हॉर्स किंग ने अपनी पूंछ लहराई और आसमान की ऊंचाइयों में ओझल हो गए। एंशिएंट ट्री उन्हें जाते हुए देख रहा था और मन ही मन थोड़ा अफसोस भी कर रहा था। आखिर वे कितने कमाल के योद्धा थे। उनके पास सीलिंग और एक्सपल्जन जैसी सुप्रीम स्किल्स थीं। वे सिस्टम के अंदर तक घुस सकते थे और सबसे बड़ी बात, उनके दिल एकदम साफ थे। उनमें अंधेरे का कोई नामो निशान नहीं था। अगर वे उसके साथ होते तो क्या बात होती। नीचे अभी भी व्हाइट एलिफेंट और शाओलिन मौजूद थे। तभी सफेद हाथी ने शाओलिन का नाम पुकारा, जैसे उसे कुछ याद दिला रहा हो। शाओलिन ने तुरंत अपने मास्टर के सामने सर झुकाया और फिर वे दोनों भी आसमान की तरफ उड़ चले। समंदर के उन राक्षसों के खिलाफ लड़ते लड़ते वे दोनों पक्के दोस्त बन चुके थे। वो सफेद हाथी अपने दोनों भाइयों से थोड़ा अलग और आजाद ख्यालों वाला था। भले ही वो एंशिएंट ट्री का मातहत नहीं बनना चाहता था, लेकिन खाली समय में वो शाओलिन का साथ देने और उसके मिशनों में उसकी मदद करने के लिए तैयार था। एंशिएंट ट्री ने एक बार फिर ठंडी आ भरी और उन दोनों को दूर जाते हुए देखता रहा। उसे इस बात का गर्व था कि उसके पास आसमान और पाताल को हिला देने वाली ताकत है, पर साथ ही उसे ये भी महसूस हुआ कि उसके पास मौजूद हर कोई अब उड़ने के काबिल हो चुका है, जबकि उसकी जड़ें जमीन को अभी भी ये एहसास नहीं था कि उड़ने का क्या मजा होता है।
फेडरेशन ऑफ चाइना की राजधानी आज सुनहरी और चमकदार रोशनी में नहाई हुई थी। वहां के राष्ट्रपति अपनी हैरानी रोक नहीं पा रहे थे। उन्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि इंसानियत बच गई है और उस म्यूटेटेड ट्री ने वाकई डार्क किंग को धूल चटा दी है। इसका मतलब साफ था कि अब इस पूरे ग्रह पर कोई भी ऐसी ताकत नहीं बची थी जो उस म्यूटेटेड ट्री का मुकाबला कर सके। इंसानों के लिए बस एक ही सुकून की बात थी कि एंशिएंट ट्री का उन्हें मिटाने का कोई इरादा नहीं था। राष्ट्रपति ने एक लंबी आह भरी और मॉनिटर स्क्रीन से नजरें हटाए बिना कहा, उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी वो ऐसा ही बना रहे। दूसरी तरफ फ्री फेडरेशन में भी एक खूबसूरत धूप खिली हुई थी और लोग अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में लौट आए थे। सरकारी हेडक्वार्टर में एक खूबसूरत सेक्रेटरी अपने प्रेसिडेंट को रिपोर्ट दे रही थी कि तबाह हो चुके देशों में बचाव कार्य शुरू हो चुके हैं। उसने यूनाइटेड नेशंस का एक दस्तावेज पेश किया, जिसे पढ़ते ही प्रेसिडेंट का सिर चकराने लगा। उसमें दरख्वास्त की गई थी कि फ्री फेडरेशन अपनी फौजें ऑस्ट्रेलिया भेजे, क्योंकि वहां के म्यूटेंट जीवों से अभी भी खतरा हो सकता है, खासकर तब जब एंशिएंट ट्री खुद वहां मौजूद हो। जब भी वे एनर्जी मैप देखते तो एंशिएंट ट्री की शक्ति का दायरा पूरी स्क्रीन को ढक लेता था, जो उन राजनेताओं के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं था। दुनिया के बड़े देशों पर अपना ही एक अलग दबाव था। अपने बॉस को इस तरह पैनिक में देखकर सेक्रेटरी ने आगे बताया कि शुक्र है 5 स्थायी सदस्यों ने इस बात से इनकार कर दिया है और इसे गैर जरूरी माना है। लेकिन प्रेसिडेंट ने कुछ देर सोचने के बाद बड़ी चालाकी से कहा, उन्हें छोड़ो, हम फिर भी वर्ल्ड सिक्योरिटी के बहाने वहां अपनी फौज भेजेंगे। भाई, बात साफ थी, जहां फ्री फेडरेशन की आर्मी होगी वहां के सारे कीमती खनिज और संसाधन उनके कब्जे में होंगे। खतरा जानलेवा था, पर फायदा भी बहुत बड़ा था। वापस ऑस्ट्रेलिया में मार्फो क्वीन के उस मोतियों से भरे इलाके में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। एल्सा का विशाल शरीर अभी भी मजबूती से जकड़ा हुआ था। एंशिएंट ट्री उसके पास पहुंचा। उसका इरादा उसे थोड़ा परेशान करने का था, लेकिन जैसे ही एल्सा ने उसे देखा, वो खुद ही बोल पड़ी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम जीत जाओगे। उसकी उस कोमल और पछतावे भरी आवाज ने एंशिएंट ट्री का दिल पिघला दिया। उसने उसे और सताने का इरादा छोड़ दिया और जवाब दिया, ये जीत वाकई आसान नहीं थी। एल्सा ने उदासी से कहा, डार्क किंग बस जीना चाहता था, मुझे नहीं लगता उसने कुछ गलत किया। एंशिएंट ट्री ने सोच में डूबकर अपना सिर झुकाया और कहा, तुम्हारे नजरिए से शायद ये सही हो, लेकिन इससे पहले कि वो बात पूरी करता, एल्सा ने बात काटते हुए कहा, अब तुम और डार्क किंग एक ही वजूद हो, तुम उसकी ताकत को बढ़ा रहे हो। उसी पल एंशिएंट ट्री की जड़ें ढीली होने लगीं। ये साफ इशारा था कि वो उसे आजाद करने आया है। जैसे ही एल्सा आजाद हुई, उसने पूरी अकीदत के साथ सर झुकाया और कहा, इजाजत दें ताकि मैं आपकी खिदमत कर सकूं। एंशिएंट ट्री ने झुककर एल्सा के चेहरे को देखा। उसे उसकी बातों में पूरी सच्चाई महसूस हुई। क्या उसने पहले उसे सिर्फ इसलिए नहीं पकड़ा था ताकि उसे सबक सिखा सके, पर आज इतनी बड़ी जीत के बाद वो उसे बस थोड़ा चिढ़ाकर छोड़ देना चाहता था ताकि वो अपनी गलती पर पछताती रहे। पर यहां तो पासा ही पलट गया। हकीकत ने एंशिएंट ट्री को थोड़ा हैरान कर दिया, पर उसने रजामंदी में सर हिलाया। इसके बाद एंशिएंट ट्री वापस अपने असली रूप में लौट आया और अपनी उन पुरानी किताबों और पढ़ाई में खो गया। अचानक पत्तियों पर पड़ने वाले हल्के कदमों की आहट सुनाई दी। ये 9 टेल्ड फॉक्स थी। उसने बड़े अदब से इंतजार किया कि कहीं मास्टर किसी जरूरी काम में मशरूफ तो नहीं है, और फिर चहकते हुए ऐलान किया, मास्टर, मैं उन्हें ले आई हूं। जी हां, उसके पीछे ऑस्ट्रेलिया की पूरी म्यूटेटेड लिजन खड़ी थी। वो आग उगलने वाली बत्तख, फायर डक, वो गुस्सैल भेड़िया, पहाड़ी बकरी और भी बहुत सारे खूंखार म्यूटेंट जीव। एंशिएंट ट्री ने उनकी ताकत और उनके अंदर से निकलने वाली उस अनोखी एनर्जी को पहचान लिया। लोमड़ी की बाईं ओर म्यूटेंट जीवों का एक और होनहार ग्रुप था। भाई, ये तो किसी बाज और शेर के गुप्त मिलन का नतीजा लग रहे थे। ये सभी म्यूटेंट जीव एंशिएंट ट्री के मातहत बनने को तैयार थे, जो कि एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। लेकिन एंशिएंट ट्री जिन 2 दिग्गजों का इंतजार कर रहा था, वे वहां नहीं थे। जनरल कैंगरू और वो चोगे वाला जादूगर बिल्ली, मेज कैट। उनकी ऑरा वाकई शाही थी और उन्हें ना पाकर एंशिएंट ट्री ने मायूसी में अपनी भौएं सिकोड़ लीं। लोमड़ी ताड़ गई और बोली, उन दोनों को मैंने जाने दिया। एक वीरान घाटी में जनरल कैंगरू बुरी तरह हाँफ रहा था। उसके पास खड़ी मेज कैट उसे आराम करने की सलाह दे रही थी, क्योंकि उसके जख्म बहुत गहरे थे। लोमड़ी के साथ हुई उस जंग और फिर डार्क किंग द्वारा उसकी पूरी ताकत निचोड़ने के बाद वो सिर्फ अपनी मजबूत बनावट की वजह से अब तक जिंदा बचा था।
तभी एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। मिल गया, वो यहीं है। पता चला कि चीजी ने उन्हें ढूंढने के लिए भेजा था। जनरल कैंगरू ने बड़ी मुश्किल से अपना सर उठाकर देखा और कैंगरू की हालत इतनी खराब थी कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। लेकिन वो मेज कैट, उसने तुरंत अपना चोगा उतार फेंका और गुस्से में चिल्लाया, मुझे पता था वो लोमड़ी इतनी दरियादिल नहीं हो सकती कि हमें ऐसे ही जाने दे। आओ देख लेते हैं किस में कितना है दम। उसके चोगे के नीचे से निकलते हुए वो नुकीले नाखून देखकर चीजी ने फौरन अपने हाथ हवा में लहराए। रुको रुको भाई, मैं यहां लड़ने नहीं, पैगाम देने आया हूं। चीजी ने लाइफ एसेंस की एक शीशी म्याऊं की तरफ उछाली और कहा, मेरी बड़ी बहन ने ये तुम्हारे लिए भेजा है, इसे इस्तेमाल करो, ये काफी है। और हां, उन्होंने ये भी कहा है कि तुम कभी उनकी बराबरी नहीं कर पाओगे। शुक्र मनाओ कि जिंदा हो, इसलिए बदले की बात तो भूल ही जाओ और कहीं छुप जाओ। चीजी की आवाज थोड़ी धीमी हुई। उसने अपना सर झुकाया और बड़े संजीदा अंदाज में कहा, याद रखना, ये जो जिंदगी तुम्हें दोबारा मिली है, इसे जाया मत करना। ये सुनते ही मेज कैट की सेल्फ रिस्पेक्ट जाग उठी। उसने अपना नकाब हटाया और चिढ़ते हुए बोला, ओए बदबूदार बौने, उस बदबूदार लोमड़ी से कह देना कि अगली बार जीत किसकी होगी ये कोई नहीं जानता। भाई, उस बिल्ली का चेहरा इतना क्यूट था कि चीजी तो बस फिदा ही होने वाला था। वो तो शुक्र है कि आखिर में उसने उसे बदबूदार बौना कह दिया, वरना बेचारा प्यार के जाल में फंसी जाता। आखिर में उसे अपनी शिया आई ही सबसे बेस्ट लगी। तभी जनरल कैंगरू खड़ा हुआ और बड़ी साफ गोई से बोला, हम ये जंग हार चुके हैं, उससे कह देना कि हम मर चुके हैं। उसने अपनी पीठ फेरी, लाइफ एसेंस की शीशी को हाथ में भींचकर तोड़ दिया ताकि मरहम का एहसान ना लेना पड़े, और आगे बढ़ा, हम अब उसे कभी परेशान नहीं करेंगे। चीजी बस अफसोस भरी नजरों से उन्हें जाते हुए देखता रहा। ये उनकी तरफ से सरेंडर यानी हार मानने का एक इशारा तो था, लेकिन शायद लोमड़ी ने जनरल की प्राइड को थोड़ा कम आंक लिया था। वे हार तो गए थे पर झुके नहीं थे। चीजी पांडा उन दो ताकतवर सायों को दूर जाते देखता रहा। उसके दिल में एक अजीब सी कसक थी, इतने खुददार और शानदार योद्धा, पर अफसोस किस्मत ने उन्हें साथ खड़े होने का मौका नहीं दिया। गलत पाला चुनने का अंजाम अब उनके सामने था। अब शायद इस दुनिया का हर जीव उनका दुश्मन बन चुका होगा। जब एंशिएंट ट्री को उनकी जिद के बारे में पता चला तो उसने उन्हें उनकी कमजोरी और इस बेकार के ईगो के लिए फटकार लगाई। लेकिन भाई, मास्टर के पास अब इन छोटी बातों के लिए वक्त नहीं था। उसके सामने अब कुछ ऐसा था जिसे देखकर किसी के भी होश उड़ जाए। जैसे ही एंशिएंट ट्री ने अपना सिस्टम इंटरफेस खोला, उसकी आंखें कार की हेडलाइट की तरह चमक उठीं। उसके सामने 1020 मिलियन 1.02 बिलियन एवोल्यूशन पॉइंट्स का पहाड़ खड़ा था। इतनी बड़ी रकम देखकर तो कोई भी कांप जाए। हालांकि इंटरफेस अभी भी वही पुराना हरा था और उसकी स्किल्स में कोई बदलाव नहीं आया था। एंशिएंट ट्री ने बिना देर किए मिस्ट कंट्रोल स्किल को अपग्रेड करने का हुक्म दिया। तुरंत उसके शरीर से एक हल्की नीली लहर निकली। अपग्रेड शुरू हो चुका था। सिस्टम नोटिफिकेशन, सक्सेसफुली अपग्रेडेड टू इमॉर्टल मिस्ट मॉन्स्टर लेवल 5। अब मिस्ट स्पेस के जरिए आप अमर और ताकतवर धुंध के राक्षस मिस्ट बीस्ट्स बना सकते हैं। अचानक एंशिएंट ट्री के सामने एक धुंधली सफेद जगह उभर आई। वो हैरान होकर चिल्लाया, वाह, एक असली मिस्ट स्पेस। उसे एहसास हुआ कि अब उसके पास कुल 8 स्पेसेस हो चुके हैं। एंशिएंट ट्री ने तुरंत अपनी नई ताकत का टेस्ट शुरू किया। उसकी जड़ों से सलेटी धुआं निकलने लगा और देखते देखते वो धुआं जुड़कर एक शक्ल लेने लगा। और भाई, वो और कोई नहीं बल्कि धुंध से बना हुआ जनरल कैंगरू था। एंशिएंट ट्री के तो पसीने छूट गए। वो उस धुंध से बनी आकृति, मिस्ट क्रीचर की खौफनाक और अल्टीमेट ऑरा को देखकर पूरी तरह दंग रह गया। भले ही वो सिर्फ ट्रांसेंडेंट थर्ड ऑर्डर का एक म्यूटेंट जीव था, पर इस बार वो पहले की तुलना में कहीं ज्यादा असली और सजीव लग रहा था। मास्टर उसकी मौजूदगी की भारी ताकत को अपनी जड़ों तक में महसूस कर सकता था। ठीक उसी पल वहां से वो व्हाइट टाइगर गुजरा। उस रियलिस्टिक दिखने वाले जनरल कैंगरू को देखकर उसने अपनी नाक सिकोड़ी और बड़े तंज भरे लहजे में कहा, मुझे यकीन ही नहीं होता कि कोई चीज जो दिखने में इतनी मजेस्टिक और आलीशान है, वो असल में इतनी कमजोर है। भाई, इस बात ने एंशिएंट ट्री को बुरी तरह चिढ़ा दिया, क्योंकि ये सफेद शेर हमेशा उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता था, बेन ऑफ हिज इमोशंस।
मास्टर ने तुरंत अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और उस सफेद शेर के सिर पर टिन बंस यानी गांठें बना दी, जिससे वो डर के मारे वहां से दुम दबाकर भागा और भागते भागते पागलों की तरह चीखा, सब मरेंगे, सब खत्म हो जाएंगे। सफेद शेर के जाने के बाद एंशिएंट ट्री फिर से अपने गहरे ख्यालों में डूब गया। वो गौर करने लगा कि क्या उसे उस मिस्ट स्पेस के अंदर जाकर और करीब से मुआयना करना चाहिए। आखिर ये नई शक्ति क्या रहस्य छुपाए हुए है। जैसे ही उसने उस धुंध के अंदर कदम रखा, वहां का नजारा देख उसकी उम्मीदें टूटने लगीं। वो सिर्फ एक सलेटी रंग का विशाल इलाका था जो घने कोहरे से भरा हुआ था। एंशिएंट ट्री को थोड़ी मायूसी होने लगी और वो वहां से वापस जाने ही वाला था कि तभी एक भयानक दहाड़ गूंजी। अचानक एक विशालकाय राक्षस का मुंह उभर कर सामने आया। उसके ठीक पीछे धुंध से बनी अनगिनत शक्लें हवा में तैरने लगीं, जो बिल्कुल तड़पती हुई रूहों यानी वेंचफुल स्पिरिट्स जैसी लग रही थीं। एंशिएंट ट्री के तो होश उड़ गए, उसका दिल धक धक करने लगा। उसने तो धुंध को कंट्रोल करके ये शक्लें नहीं बनाई थीं, फिर ये सब क्या था? ये क्या है? तभी एक विशाल समुद्री सांप उसके पास से बिल्कुल करीब होकर गुजरा और जाते जाते उसे बड़ी नफरत और इंतकाम भरी नजरों से देखा। एंशिएंट ट्री पूरी तरह उलझ गया, पर तभी उसने गौर किया और उसे कुछ बहुत ही जाना पहचाना महसूस हुआ। उन धुंधली शक्लों में उसे अपने पुराने दुश्मन नजर आने लगे। ये वही सब म्यूटेंट जीव थे जिन्हें उसने खुद अपने हाथों से मिटाया था। तो ये उन सब मरे हुए म्यूटेंट जीवों की तड़पती हुई रूहें थीं। एंशिएंट ट्री को अब सारी बात समझ में आ गई। वो अब डार्क किंग का उत्तराधिकारी बन चुका था। जिन भी जीवों को उसने अपनी ताकत से मिटाया था, उन सब की रूहें अब इस मिस्ट स्पेस में कैद हो चुकी थीं। लेकिन मास्टर के लिए सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि ये रूहें इस कोहरे के बीच मौजूद थीं। मरने वाले जीवों की रूहों का रंग हल्का नीला यानी पेल ब्लू था, जबकि धुंध से बने उन राक्षसों यानी मिस्ट मॉन्स्टर्स का रंग गहरा सलेटी था। तभी अचानक एंशिएंट ट्री के ठीक पीछे एक मिस्ट मॉन्स्टर प्रकट हुआ और उसने उन बेबस रूहों को अपने मुंह में भरकर निगलना शुरू कर दिया। एंशिएंट ट्री के तो होश उड़ गए। ये नज़ारा उसकी उम्मीदों और उसकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा खौफनाक था। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। जब मास्टर ने जनरल कैंगरू की ताकत को दोबारा चेक किया तो वो दंग रह गया। उसकी पावर बढ़कर अब ट्रांसेंडेंट फोर्थ ऑर्डर तक पहुंच चुकी थी। उस धुंध के सिपाही से अब उन रूहों की ऑरा निकल रही थी जिन्हें उसने अभी अभी निगला था। अब सब कुछ आईने की तरह साफ हो गया था। जब भी ये मिस्ट मॉन्स्टर्स रूहों को सोखते हैं तो उनकी ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। मास्टर के चेहरे पर एक गहरी और शातिर मुस्कान आ गई। मिस्ट स्पेस को मजबूत बनाने का मसला अब हमेशा के लिए हल हो चुका था। अब उसके पास एक ऐसी फौज थी जो दुश्मनों को खाकर और भी ज्यादा ताकतवर होती जाएगी। एंशिएंट ट्री को खुद पर यकीन नहीं हो रहा था। यह सब तो एक इत्तेफाक था, पर उसके लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं। लेकिन भाई, मास्टर का दिल अभी भी नहीं भरा था। उसे जिस चीज की सबसे ज्यादा हसरत थी वो था डार्क स्पेस। वो सोचने लगा कि यह कैसे मुमकिन है कि डार्क किंग के पास अपना खुद का डार्क स्पेस ना हो। यह बात उसे हजम नहीं हो रही थी। मास्टर ने अपने दिमाग के सारे न्यूरल सर्किट्स को एक साथ झोंक दिया और पूरी शिद्दत से ध्यान लगाने लगा। आखिरकार उसे एक रास्ता मिल ही गया। उस वक्त मास्टर का चेहरा इतना खतरनाक और डरावना लग रहा था जैसे कोई नौजवान लड़का जिसके पास अपनी गर्लफ्रेंड के लिए तोहफा खरीदने के पैसे ना हो और वो बैंक लूटने का इरादा कर ले। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया का वो ब्लैक ड्रैगन अभी मरा नहीं था। शायद एंशिएंट ट्री की उस डिवाइन पावर ने ही उसे बचा लिया था। बाप और बेटे दोनों ड्रैगन्स एक ऊंची चट्टान पर लेटे हुए बड़े मजे से धूप सेंक रहे थे। छोटा ड्रैगन अपने पिता के सामने अभी भी बहुत छोटा लग रहा था। उसे अपने पिता जैसा विशाल बनने में अभी कई साल लगने वाले थे। अचानक उस थंडर ड्रैगन ने अपना सिर उठाया क्योंकि वहां एक साया उभरा था। उसने तुरंत अपने मास्टर के सामने सर झुकाया। एंशिएंट ट्री, जो अब एक वुड ड्रैगन के रूप में वहां मौजूद था, उसने बड़े प्यार से पूछा, कैसे हो? क्या तुम्हारे जख्म अब पहले से बेहतर है? थंडर ड्रैगन ने अदब से जवाब दिया, जी मास्टर, लगभग भर चुके हैं। उस बड़े ड्रैगन यानी पिता ने भी एंशिएंट ट्री को करीब आते देख सीधा खड़ा होकर कहा,
आपने हमारी जान बचाई है और मैं नहीं जानता कि आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। मास्टर ने बड़ी नरमी से जवाब दिया, ये तो मेरा फर्ज था। पर भाई, अंदर ही अंदर मास्टर ड्रैगन्स की उस गजब की रेजिलियंस यानी झेलने की ताकत को देखकर दंग था। जब तक उनका दिमाग सलामत है, वे लाइफ एसेंस का इस्तेमाल करके अपना पूरा शरीर दोबारा बना सकते हैं। वाकई क्या जिद्दी और मजबूत जान है इनकी। एंशिएंट ट्री ने बिना किसी घुमाव फिराव के सीधा मुद्दे की बात की। उसने उस ब्लैक ड्रैगन से पूछा, क्या ऑस्ट्रेलिया में ऐसी कोई खान है जिसमें डार्क एट्रीब्यूट्स भरे हों? ब्लैक ड्रैगन पहले तो थोड़ा उलझ गया, फिर उसने अपने दिमाग पर जोर डाला और भूगोल शास्त्री की तरह फौरन जवाब दिया। उत्तर पश्चिम की सबसे ऊंची चोटियों में से एक के नीचे एक ऐसी खान है जिस पर कभी किंग ऑफ ऑस्ट्रेलिया का कब्जा था। यह सुनते ही एंशिएंट ट्री की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका अंदाजा एकदम सही निकला। उसने दरियादिली से ब्लैक ड्रैगन की तारीफ की। बहुत अच्छे, तुमने कमाल कर दिया। उसकी आंखें खुशी के मारे धुंधली हो रही थीं। अगले ही पल एंशिएंट ट्री सुपरसोनिक रफ्तार से उस दिशा में उड़ चला। उसके दिमाग में बस एक ही धुन सवार थी, अगर उसे पर्याप्त डार्क एट्रीब्यूट और मिल गया तो वो यकीनन डार्क स्पेस को खोल लेगा। ठीक उसी जगह पर पहाड़ के सीने के अंदर वाकई अनगिनत काले अयस्क यानी डार्क और बिखरे पड़े थे। मास्टर ने पहाड़ को चीर दिया और सीधा अंदर घुस गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था क्योंकि वहां डार्क ओर का अंबार लगा था। वो किसी पागल की तरह जोर जोर से हंसने लगा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और मुंह से बस एक ही आवाज निकल रही थी, हा 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 हा, इतने ओर के साथ तो मैं पक्का डार्क स्पेस खोल लूंगा। अब अगला मसला था उन्हें वहां से ले जाने का। एंशिएंट ट्री ने फौरन अपने वफादार मातहत उस विशाल मैमथ यानी विशाल हाथी को हुक्म दिया कि इन सारे पत्थरों को ढोकर हेडक्वार्टर ले चलो। जब वे भारी भरकम और जमीन पर पटके गए तो पूरी धरती हिल उठी। वापस लौटने के बाद से मास्टर की हंसी रुक ही नहीं रही थी। वो बार बार खुद से कह रहा था कि जिंदगी कितनी हसीन और शानदार है। उस मैमथ और उसके साथियों की बेमिसाल ताकत की बदौलत मास्टर के पैरों के पास डार्क ओर का कई मीटर ऊंचा ढेर लग गया। अब जब ट्रांसपोर्टेशन का काम पूरा हो चुका था, एंशिएंट ट्री ने अपनी 9 भूखी जड़ें आजाद कर दीं। वे बिजली की रफ्तार से बाहर निकलीं और नीचे रखे उन डार्क ओर्स को बड़ी बेरहमी और लालच यानी वोरेशियसली से सोखने लगीं। जैसे ही उसने रूहानी ताकत खींचना शुरू किया, उसके चारों तरफ गाढ़ा काला धुआं और डार्क एनर्जी फैलने लगी। हर पल वो और भी ज्यादा घनी होती जा रही थी। खुद एंशिएंट ट्री ने महसूस किया कि उसका वजूद बदलने लगा है। आसपास का पूरा आसमान और जगह स्पेस बुरी तरह कांपने लगी। तभी उसके सामने एक नन्हा सा ब्लैक रेड काला लाल बिंदु उभरा। वो तेजी से घूमने लगा और बड़ा होने लगा। फैलते फैलते उसने एक विशाल अंधेरे के दायरे का रूप ले लिया। डार्क स्पेस अब सबके सामने था। बाहर से बिल्कुल कोयले जैसा काला, लेकिन अंदर से खून की तरह लाल, ब्लड रेड इंटीरियर। तभी सिस्टम की गूंजती हुई आवाज आई, मुबारक हो, डार्क स्पेस कामयाबी के साथ खुल चुका है। अब होस्ट इस अंधकार पर राज कर सकता है, जिससे दसियों किलोमीटर के दायरे में कयामत जैसा अंधेरा छा जाएगा और उस सीमा के अंदर की हर परसेप्शन, महसूस करने की शक्ति मिट जाएगी। बिना एक पल गवाए एंशिएंट ट्री ने अपनी इस नई सुप्रीम स्किल का इस्तेमाल कर दिया। डार्क स्पेस को आज़ाद करते ही रात का एक काला पर्दा पूरे इलाके को निगलने लगा। नन्हा सफ़ेद शेर और बाकी तमाम साथी बस हक्के बक्के होकर घूरते रह गए। उनके दिलों में एक आदिम और रूह कंपा देने वाला डर, प्राइमोर्डियल फियर पैदा होने लगा। उस घने अंधेरे को देखकर वो सूअर खुद को रोक नहीं पाया और वो जंगली सूअर ऐसे चीखा जैसे उसे सजाए मौत दी जा रही हो। उस खौफनाक मंजर को देखकर हर एक जीव थर थर कांपने लगा। जब ये पूरी प्रक्रिया खत्म हुई तो सब कुछ साफ हो चुका था। इस सुप्रीम स्किल ने रात की एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी थी जिसने अंदर की दुनिया को बाहर की रोशनी से पूरी तरह काट दिया था। एंशिएंट ट्री ने बड़े गौर से इस नज़ारे को देखा और मंजूरी में अपना सर हिलाया। उसे एहसास हुआ कि किसी भी जीव की महसूस करने की शक्ति को मिटा देना वाकई बहुत काम की चीज़ है। यहां तक कि फोर्थ ऑर्डर का वो ताकतवर सफेद शेर भी इस अंधेरे का मुकाबला नहीं कर पाया। सफेद शेर और उसके तमाम साथी सिर्फ अपने पैरों के नीचे की जमीन देख पा रहे थे, जबकि उनके चारों तरफ का पूरा माहौल एक कभी ना खत्म होने वाले गहरे अंधेरे में तब्दील हो चुका था। वे बुरी तरह खौफजदा थे और उनकी रूह कांप रही थी। इस टेस्ट से पूरी तरह संतुष्ट होकर एंशिएंट ट्री ने अपनी स्किल को बंद कर दिया।
अभी भी बहुत सारा डार्क और बचा हुआ था, इसलिए मास्टर ने बड़े भारी मन से उस नशे जैसी और सुखद सोखने की प्रक्रिया को जारी रखा। वक्त बिजली की रफ्तार से बीतने लगा, जैसे कोई कुत्ता अपने पड़ोसी का पीछा कर रहा हो, और देखते ही देखते पलक झपकते ही आधा महीना गुजर गया। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया की वो जमीन जिसे एंशिएंट ट्री ने अपना बनाया था, अब एक लहलहाते हरे भरे जंगल में बदल चुकी थी। जो लोग चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करो यार। वो जो लाल वाला बटन है ना, उसके साथ मारपीट करो या उस पर कीबोर्ड फेंक के मारो, मुझे नहीं पता, बस वो क्लिक हो जाना चाहिए। अगले चैप्टर में इससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक फाइट होने वाली है, तो मिस मत करना। मिलते हैं अगले धमाकेदार एपिसोड में। शुक्रिया दोस्तों। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, it's so cold outside, I'm alone. Break down, always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember or insane now. I remember or insane now.